जिया के माता पिता बब्बन और शीला बहुत गरीब थे, लेकिन गरीबी के बावजूद वो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम करते थे। जिया और उसका छोटा भाई चीनू गर्मी के दिनों में बाहर खेलने जाने की जिद कर रहे थे। शीला ने उनको डांट कर पढ़ने बैठा दिया और काम पर चली गई। नाराज होकर बिना किसी से कुछ कहे वे दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। वो रास्ता भटक गए थे। बहुत कोशिश करने पर भी सही रास्ता नहीं मिला। दोनों थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। दोपहर का समय था, धूप तेज थी, उन्हें प्यास भी लगी थी। अचानक जिया की नजर सामने पहाड़ी पर पड़ी। उसने चीनू से कहा, चीनू, वो देख, ऐसा लग रहा है कि पूरी पहाड़ी पर आइसक्रीम ही आइसक्रीम बिखरी हुई है। हाँ रे, चल उधर ही चलते हैं। आइसक्रीम के नाम से ही दोनों के मुंह में पानी आ गया। वे दोनों उस पहाड़ी के नजदीक पहुंचे तो उनकी बाँछें खिल गई। पूरी पहाड़ी रंग बिरंगी आइसक्रीम से भरी थी। तभी अचानक पहाड़ी से आवाज आई, बच्चों, ये आइसक्रीम का पहाड़ उसी के लिए है जो बच्चे अपने माता पिता की हर बात मानते हैं और कभी छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर नहीं छोड़ते, जो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वाले हों। ये आइसक्रीम तुम दोनों नहीं खा सकते। चीनू की आंखें भर आई। वो बोला, आप हमें माफ कर दीजिए। आगे से हम कभी नाराज नहीं होंगे और माता पिता की हर बात मानेंगे। एक बार हमें आइसक्रीम खा लेने दीजिए। पहाड़ी से आवाज आई, अगर तुम दोनों अपना वादा पूरा करोगे तो यहाँ जब जी चाहे आकर आइसक्रीम खा सकते हो, पर अभी घर जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे होंगे। जिया बोली, हमें तो अपने घर का रास्ता भी याद नहीं है। पहाड़ी से आवाज आई, अगर तुम लोग एक हफ्ते तक अपने वचन के पालन करोगे तो तुम्हें यहाँ का रास्ता भी आसानी से मिल जाएगा। दोनों निराश होकर घर की तरफ चल पड़े। शाम हो गई थी। माता पिता उनको ढूंढकर थक गए थे। उन दोनों को देखकर शीला भागी हुई आई और गले से लगाकर बोली, मेरे बच्चों, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं आज तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चॉकलेट लाई थी। बच्चों को बहुत अफसोस हुआ कि वो अपने घर वालों से क्यों नाराज थे। एक हफ्ते तक उन्होंने पूरी तरह से माता पिता की सारी बातें मानी। वे लोग जो कुछ कहते दोनों बच्चे फटाफट कर दिया करते। एक दिन उन्होंने अपने माँ को उनके पिता से कहते हुए सुना कि आजकल तो बच्चे बहुत अच्छी तरह अपना सारा काम निपटा लेते हैं, कोई जिद नहीं करते। तुमने कुछ कहा है क्या? उनके पिता ने कहा, हाँ, मैं भी ये बदलाव महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगा शायद तुमने उन्हें समझाया होगा। जिया को लगा कि जब माता पिता संतुष्ट हैं, तो हमें जरूर आइसक्रीम खाने को मिलेगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हम दोनों को कल थोड़ी देर के लिए एक जगह जाना है। हाँ जाओ, पर जल्दी आ जाना। दूसरे दिन दोनों सुबह सुबह ही जंगल की तरफ चले गए। उन्हें जल्दी ही वो पहाड़ दिख गई। उन्होंने उस पहाड़ी पर पहुंचकर आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया। जब खाते खाते थक गए तो जिया बोली, भाई, अब घर चलते हैं, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। दीदी, माँ बापू के लिए भी थोड़ी आइसक्रीम ले चलते हैं। तभी उनकी नजर एक खाली घड़े पर पड़ी। उन्होंने जल्दी जल्दी पूरा घड़ा आइसक्रीम से भर लिया और घर की तरफ चलने लगे। पहाड़ी ने कहा, बच्चों, तुम लोग इसी तरह अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम लोग यहाँ से आइसक्रीम लेकर बेच भी सकते हो और अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। जिया और चीनू की खुशी का ठिकाना ना रहा। जब वे दोनों घर आए तो माँ को आइसक्रीम से भरा घड़ा दिखाकर बोले, माँ, हमें आइसक्रीम की पहाड़ी मिल गई है। अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। पहाड़ी ने कहा है कि हम वहाँ से आइसक्रीम लाकर बेच सकते हैं, पर सिर्फ उनके लिए ही है जो सच्चे और ईमानदार हैं। माँ ने आइसक्रीम खाई तो वो बहुत स्वादिष्ट थी। उसने कहा, वाह, सचमुच, अगर ऐसा हो जाता तो हमारे नसीब जाग जाते। चलो, कल पिताजी के साथ चलकर ले आएंगे। दूसरे दिन वे लोग सुबह सुबह बड़े बर्तन लेकर निकल गए। उनके हाथ में इतने बड़े बड़े बर्तन देखकर उनका पड़ोसी राजू, जो कि बहुत ही चालाक और मक्कार था, चुपके चुपके उनके पीछे चला गया।
उसने भी बड़े बड़े बर्तन ले लिए थे। उसने सोचा शायद इन लोगों को कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल गया है। आइसक्रीम की पहाड़ी के नजदीक पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब बब्बन और शीला आइसक्रीम लेकर चले गए तब वो भी पहाड़ी से आइसक्रीम लेने पहुंच गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर आइसक्रीम लेनी चाही, पहाड़ी से आवाज आई, ठहरो, ये आइसक्रीम सिर्फ वही ले जा सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो। राजू ने उस आवाज को अनसुना करके अपने बर्तन भर लिए। वो जैसे ही बर्तन उठाकर चला, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे ही वो बर्तन रख देता है, उसे फिर से दिखाई पड़ने लगता है। अब उसकी समझ में आ गया कि ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है। उसने पहाड़ी के सामने जाकर सारी आइसक्रीम पहाड़ी में उड़ेल दी और हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा, आज से मैं भी बब्बन और शीला की तरह सच्चाई और ईमानदारी से जीवन बिताऊंगा। बब्बन और शीला सच्चे और ईमानदार थे। वे पहाड़ी से ढेर सारी आइसक्रीम ले आए। शाम को पूरा परिवार आइसक्रीम की दुकान खोलकर बैठ गए। आइसक्रीम इतनी स्वादिष्ट थी कि लोगों ने दोबारा लेकर खाई। उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब तो रोज सुबह सुबह बब्बन और शीला जंगल में जाकर आइसक्रीम ले आया करते और दोपहर तक अपनी दुकान लगा लेते। उनकी आइसक्रीम की दुकान कुछ ही दिनों में बहुत मशहूर हो गई। एक दिन जब राजू उनकी दुकान पर आइसक्रीम खाने आया तो बब्बन ने डर से उससे पैसे भी नहीं मांगे। राजू ने पैसे भी दिए और उसने बब्बन को सारी बात बताई। कुछ ही समय में वो भी बहुत अच्छा इंसान बन गया। एक गांव में दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन का नाम रेखा था और छोटी बहन का नाम सुषमा था। बड़ी बहन 11 वर्ष और छोटी बहन 5 वर्ष की थी। तब उनके पिता का देहांत हो गया था और माँ की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। पिता के जाने के बाद रेखा पर उसकी छोटी बहन की जिम्मेदारी आ गई थी। घर चलाने के लिए बड़ी बहन मिट्टी का बर्तन बनाने का काम किया करते थे। सुषमा, मैं दुकान पर जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, आप जाओ। जब रेखा ने शुरुआत की थी तब उसे बहुत कठिनाइयां हुई थी, मगर समय के साथ सबको उसका काम अच्छा लगने लगा था। पूरे गांव में उसके काम की प्रशंसा होने लगी थी। आसपास के गांव के लोग भी उसका सामान खरीदने आया करते थे। रेखा अपने बर्तनों पर काफी सुंदर आकृति बनाती थी। आकृतियां उसके बर्तनों को बाकियों के बर्तनों से अलग बनाती थी। रेखा अपने काम से बहुत खुश और संतुष्ट थी। रेखा कमाए हुए पैसों से अपने और सुषमा का ख्याल रखती थी। दोनों आपस में गमों को भुलाकर खुशी से रहा करती थी। इस तरह कुछ साल बीत गया। एक दिन रेखा की दुकान पर एक बाबा आए। बाबा जी, आइए बैठिए। जुग जुग जियो बच्ची। रेखा बाबा का आदर सम्मान करती है। जाते वक्त बाबा जो बात बताकर जाते हैं उससे सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो गई। बाबा ने बोला कि तुम्हारे जीवन में बहुत कम समय बचा है, जो भी अधूरे काम है उसे पूरा कर लो। मेरे जाने के बाद मेरी छोटी बहन सुषमा का क्या होगा? उसके साथ तो कोई नहीं रहेगा और उसे कोई काम भी नहीं आता है। वो अपना जीवन कैसे चलाएगी? कुछ दिन परेशान रहने के बाद उसने सोच लिया कि वो सुषमा को मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सिखाएगी। परंतु समस्या ये थी कि सुषमा को मिट्टी के बर्तन बनाने के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रेखा के कहने पर भी कभी कभार वो उसका हाथ बटा दिया करती थी। इन्हीं सब समस्या के बारे में सोचते हुए वो घर आ गई। रेखा सोच रही थी कि कैसे सुषमा को काम के लिए मनाया जाए ताकि उसका मन काम में लग जाए। सुषमा, कल से हर रोज दुकान पर आ जाना काम करने के लिए। रोज काम पर जाने की बात सुन सुषमा हैरान रह जाती है। क्या? रोज काम पर? मगर क्यों? आप तो जाती ही हो, फिर मैं क्यों? इस काम में सुषमा का मन नहीं लगता था, इसलिए वो दुकान पर नहीं जाना चाहती थी। रेखा सोचती है, क्या करूं? इसे सच्चाई बता दूं, मगर सच्चाई जानकर ये बहुत परेशान हो जाएगी, इसलिए इसे सच्चाई ना बताना ही सही होगा। रेखा सुषमा को परेशान नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने बाबा की बात सुषमा को नहीं बताई।
सुषमा के बार बार पूछने पर रेखा उसे डांट देती है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, दिन भर बस आराम करती रहती हो। चुपचाप से कल से काम पर आ जाओ। दीदी के डांट के कारण चिढ़कर सुषमा ठीक है बोलकर चली गई। सुषमा कुछ दिनों तक रेखा के साथ काम करती है, मगर कुछ भी सही से सीख नहीं पाई। सुषमा के काम में मन न लगने के कारण रेखा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके जाने के बाद सुषमा का क्या होगा। पता नहीं दीदी को क्या हो गया, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अचानक क्या हुआ है जो वो ऐसे बर्ताव कर रही है? पहले तो कभी इतना काम पर जोर नहीं दिया करती थी। एक दिन काम से आते वक्त सुषमा ने रेखा से पूछा, दीदी आखिर इस बार क्या नया है जो आप मुझे काम सिखाने के लिए इतना प्रयास कर रही हैं? सुषमा के काम ना सीखने से दुखी होकर रेखा को बाबा की बात बतानी पड़ी। सुषमा, एक बाबा ने कहा था कि अब मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे जाने से पहले सारा काम सीख लो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। रेखा की बात सुनकर सुषमा हंसने लगती है और बोलती है, तुम भी ना दीदी किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सुषमा की ये बात सुनकर रेखा और भी दुखी हो जाती है। रेखा को दुखी देखकर सुषमा बोलती है, अच्छा ठीक है, अब आप दुखी मत हो, मैं कल से मन लगाकर काम करूंगी। उसने रेखा को बताया कि उसका मन काम में इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी भी बर्तन पर रेखा के जैसे आकृति नहीं बना सकती है। मैं भले ही अच्छे से आकृति नहीं बना पाती, मगर फिर भी आपके मन की संतुष्टि के लिए कल से पूरा मन लगाकर काम करूंगी। और हाँ, आप बाबा की बात पर यकीन न करें। रेखा के मन में अभी भी बाबा की बातें ही चल रही थी। कुछ महीने तक काम करने के बाद सुषमा भी काफी अच्छी आकृति बना लेती है। वाह सुषमा, आखिर तुमने ये काम सीख ही लिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। सुषमा ने मिट्टी के बर्तन की दुकान अच्छे से संभाल ली थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे सुषमा की दुकान संभाले हुए, तभी रेखा बीमार पड़ जाती है। कई दिनों तक इलाज के बाद भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं आती है। ये देख सुषमा को बाबा की बात सच लगने लगती है और वो भी रेखा के लिए परेशान रहने लगती है। इन्हीं समस्या के बीच उसे ख्याल आता है, क्यों ना बाबा को खोजा जाए और कुछ समाधान ढूंढा जाए। सुषमा अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। यही सोचकर उसने बाबा को खोजने जाने का सोचा, लेकिन काफी खोजने के बाद भी बाबा उसे नहीं मिल रहे थे। दिन प्रतिदिन रेखा की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। सुषमा चाहती थी कि किसी तरह कोई रास्ता निकल आए और सब कुछ ठीक हो जाए। सुषमा एक दिन दुकान पर काम कर रही थी, तभी दो लोग कुछ बर्तन खरीदने आते हैं। सुषमा उन्हें बर्तन दिखा रही थी, तभी वो लोग आपस में किसी बाबा की बात करने लगते हैं। बाबा की बात होते ही सुषमा उन दोनों से बाबा के बारे में पूछती है। आप सभी किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? पास ही के गांव में एक बाबा आए हुए हैं, उनकी बोली हुई सारी बातें सच हो जाती है। बाबा की बात जानकर उसका मन काफी खुश हो जाता है। उसने सोचा कि कहीं ये वही बाबा तो नहीं जिनकी उसे तलाश है, चलकर देखना चाहिए। सुषमा बिना देर किए बाबा से मिलने चली जाती है और वहां जाकर उसने बाबा से रेखा के बारे में पूछा। बाबा जी, आपको याद है आपने मेरी बहन की भविष्यवाणी की थी कि वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। हाँ, मैं ही हूँ वो बाबा, मैंने ही उसे ये बताया था। बाबा जी मेरी मदद करे और बताए क्या इसके लिए कोई उपाय है। मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह सकती, कृपया उसे बचा लीजिए। वो रोते रोते बाबा से रेखा के लिए उपाय पूछ रही थी। सुषमा को दुखी देख बाबा ने उसे एक पत्ता दिया और बोला, ये पपीता का पत्ता है, तुम इस पपीते के पत्ते की मदद से पपीते के पेड़ को जंगल में जाकर ढूंढो। उस पेड़ में जादुई पपीते लगते हैं। उस पेड़ के जादुई पपीते को अपनी बहन को, वो ठीक हो जाएगी। और हाँ, ध्यान रखना,
उस पेड़ से एक ही पपीता तोड़ना, उससे ज्यादा नहीं। ये सुन सुषमा जंगल में अकेली चली जाती है और पत्ते के सहारे पपीते के पेड़ को ढूंढने लगती है। पूरे जंगल में उसे सिर्फ एक पपीता का पेड़ दिखता है। उस पेड़ के पास एक सांप बैठा था। वो बहुत हिम्मत करके उस सांप को वहां से भगाती है और उस पपीते के पेड़ से एक पपीता तोड़ लेती है और वापस घर लेकर आती है। घर आकर वो पपीता रेखा को खिलाती है। कुछ दिनों के बाद ही रेखा बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। अपनी बहन को वापस स्वस्थ देख सुषमा भी बहुत खुश हो जाती है। इस तरह सुषमा अपनी बहन की जान बचा लेती है और जब वो भी जिम्मेदार बन गई थी, सभी काम में अपनी बड़ी बहन की मदद किया करती थी। नीरू माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता मजदूरी करते थे, माँ कोठियों में काम करती थी। उनके पास एक कोठरी थी। महीने के आखिर में माँ की तनख्वाह का ही इंतजार रहता था। तनख्वाह मिलते ही सारा राशन भर लिया जाता था। कभी कभी महीना खत्म होने से पहले ही राशन खत्म हो जाता था। नीरू जब भी खाने बैठती थी, तब सबसे पहले बाहर जाकर काले कुत्ते जॉकी को रोटी खिलाकर आती। वो कुत्ता भी उसका इंतजार करता रहता और उसके घर के सामने ही पड़ा रहता। दरवाजे पर कभी भिक्षुक के आने पर घर में जो कुछ रहता जरूर देकर आती। अपनी माँ से ही उसने दूसरों के मदद की आदतें सीखी थी। एक दिन नीरू रात को देर तक पड़ती रही तो सिर में हल्का दर्द था। वो रात में ठीक से सो नहीं पाई थी। उस दिन इतवार था। माँ ने सुबह बहुत उठाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठी। उसके पिता ने कहा, मुझे जल्दी कुछ भी खाने को दे दो, नहीं उठ रही है तो सोने दो, अपना खाना खुद ही बना लेगी। उसके माता पिता रात का रखा बासी खाना खाकर ही अपने अपने काम पर चले गए। सुबह जब वो सोकर उठी तो सिर दर्द तो खत्म हो गया था, पर भूख के मारे आंखें बुलबुला रही थी। जैसे तैसे उसने बिस्तर उठाकर साफ सफाई की। जब चूल्हा जलाने गई तो देखा कल माँ एक नया चूल्हा ले आई थी। नीरू ने चूल्हा सुलगा दिया। धुआं निकलने के बाद अपनी कोठरी में ले आई। उसने देखा कि आटे के बर्तन में बहुत थोड़ा सा ही आटा रखा था। झट आटा निकालकर गूंदा और पराठा बेलकर तवे पर डाल दिया, लेकिन किसी डब्बे में तेल ही नहीं था। उसने पराठे रोटी की तरह ही सेक लिए। चाय बनाने के लिए ना दूध था, ना चाय की पत्ती थी। उसने सोचा, अचार से खाकर पानी से ही निगल लूंगी। जब मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी, तब कम से कम खाने का तो सारा सामान भर कर रखूंगी। जॉकी को रोटी देने के बाद वो खाने ही जा रहा था कि तभी दरवाजे पर एक साधु आ गए। वो बाहर से ही बोले, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। उसने दरवाजा खोला तो एक बहुत ही बुजुर्ग से फकीर उसके घर के बाहर ही बैठे थे। नीरू ने सोचा, चलो मैं कुछ और खा लूंगी, पर बाबा तो बहुत बूढ़े हैं, पहले उन्हें ही खिला दूं। उसने रोटी के ऊपर थोड़ा सा अचार रखा और बाबा को दे दिया। पानी दे दिया। बाबा ने गरम गरम रोटी खाकर नीरू को बहुत आशीर्वाद दिया और लाठी टेकते हुए थोड़ी ही देर में चले गए। वो घर में आकर सारे डिब्बे खोल खोल कर देखने लगी, पर कुछ भी खाने लायक नहीं था। उसने सोचा, छोड़ो, माँ आएंगी तो कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगी। फिर वो पानी पीकर पढ़ने बैठ गई। कोयले जल रहे थे। तभी उसे चूल्हे पर कुछ खदकने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने उठकर देखा तो कड़ाही में हलवा बनकर तैयार रखा था। वो झट से उठी और कड़ाही उतार कर सोचने लगी, हाँ, ये कैसा जादू है? किसने बनाया ये हलवा? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। वो चूल्हे के पास बैठ गई। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, हे प्रभु, ये आपका कैसा चमत्कार है। मेरे घर में ये सब चीजें तो कभी नसीब ही नहीं होती है। मैं हैरान हूँ, मुझे बताओ। तभी चूल्हे से आवाज आई, नीरू, मैं जादुई चूल्हा हूँ। तुमने भूखे रहकर भी उस बूढ़े फकीर को खाना खिलाया था ना? अब तुम और तुम्हारा परिवार जो चाहेंगे वो तुम्हें मैं दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। नीरू बोली, मुझे मेरे माता पिता के लिए ढेर सारे पैसा भी दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहते ही चूल्हे के भीतर से कड़क कड़क ढेर सारी नोटें
और सोने के सिक्के निकल आए। चूल्हा बोला, तुम्हें जब भी कुछ चाहिए होगा तब मुझसे मांग लेना, जो भी चाहोगे सब मिल जाएगा। नीरू मारे खुशी के वही चूल्हे के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा, जादुई चूल्हा, तुमने हमारा जीवन खुशियों से भर दिया। बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? नीरू, जो अपने दुख को भुलाकर भी दूसरे के दुख को समझता है, उसकी सहायता ईश्वर भी करते हैं। तुम उस लावारिस कुत्ते को अपने खाने से पहले रोज खाना खिलाती हो। कोई भिक्षुक तुम्हारे दरवाजे से खाली नहीं जाता है। बस तुम खुद को कभी मत बदलना। कुछ ही दिनों में उनके हालत बहुत अच्छे हो गए। उनके घर के पास ही ललिता काकी रहती थी, जिनका काम ही दूसरों के घरों में ताक झांक करना था। उनके देखते ही देखते नीरू के घर के हालत बदल गए। उन्हें कैसे बर्दाश्त होता। एक दिन जब उसकी माँ कुछ सामान खरीदने बाजार गई तो ललिता ने देखा कि नीरू अपनी चूल्हे के सामने बैठकर कुछ बोल रही थी और चूल्हे से नोट निकल रहे थे। यह देखते ही वो बावली सी हो गई। एक दिन नीरू ने जब चूल्हा सुलगाकर बाहर रखा तो वो जल्दी से गई और बिल्कुल वैसी ही चूल्हा सुलगाकर वहां रख दिया। नीरू का चूल्हा अपने घर में लेकर चली गई और झट से उसके सामने बैठकर कहने लगी, चूल्हा, मुझे भी पड़ोसियों की तरह मालामाल कर दो। उसके इतना कहते ही गरम गरम अंगारे निकलकर उसके हाथ पर आकर गिरे और चूल्हे से आवाज आई, ये चूल्हा जहाँ रखा था वहीं रख दो, वरना तुम्हारा घर खाक में मिल जाएगा। वो क्रोध से फुफकारती हुई चूल्हा ले जाकर वहीं रखाई। उसने देखा नीरू बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। ललिता काकी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई।